सैम्पलिंग क्या है? पॉपुलेशन के चयन की प्रक्रिया को नमूने के रूप में जाना जाता है। नमूनाकरण में कम संख्या में व्यक्तियों का अध्ययन शामिल है, एक बड़ा समूह बनाते हैं। अब देखिए सैम्पलिंग करते क्यों है? देखिए मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, तो आपने उसका डाटा इकट्ठा कर लिया। अब जो आपने डाटा इकट्ठा किया है वो सही है, गलत है, क्या नहीं है, क्या उसमें गलतियाँ क्या है ना? तो ये किससे पता चलेगा? कि जब उसको टेस्ट करोगे। तो टेस्ट किससे करोगे? ये आप करोगे सैंपल लेके। जैसे आपको फीवर हो जाए या कुछ हो जाए, वायरल कुछ भी हो जाए, है ना? तो होता क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका वो ब्लड सैंपल लेगा ना। तो यानी कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो ब्लड सैंपल के लिए लिखते हैं ना टेस्ट। फिर आप लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाते हो, तो आपका ब्लड सैंपल देख के वो कह देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर उसको देख के डॉक्टर आपकी बीमारी का हल ढूंढ लेता है। तो ये तो बस यही बात है कि जो हमने रिसर्च करी है उसको जांचना है कि वो सही है कि नहीं है। तो किससे पता चलेगा? वो सैम्पलिंग से पता चलेगा, जब हम उसका सैंपल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। पॉपुलेशन या यूनिवर्स, देखिए बात एक ही है। यह विचाराधीन सभी इकाइयों का समुच्चय है। यानी कि विचाराधीन सभी इकाइयाँ, जो आपकी जो रिसर्च है उसकी सारा जो भी इकाइयाँ हैं, जो टोटल यूनिट है, ये इसके क्या है? समुच्चय यानी कि समूह है। नमूना यह आबादी का हिस्सा है। आबादी वही फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन को हिंदी में आबादी कहते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पॉपुलेशन या टोटल डाटा या यूनिवर्स कह सकते हो। यानी कि नमूना क्या है? सैंपल क्या है? ये किसका हिस्सा है? ये पॉपुलेशन, यानी कि जो आपका जो टोटल जो आपका रिसर्च है उसका ये हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है पॉपुलेशन का आकार। जनसंख्या से संबंधित यानी कि पॉपुलेशन से संबंधित इकाई। देखिए पॉपुलेशन का आकार यानी कि जो आपका डाटा है वो उसका साइज़ कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साइज़ कितना होता है। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन का आकार क्या है? कि आपका जो टोटल डाटा है उसमें आपने कितना डाटा डाल रखा है, वो होता है पॉपुलेशन का आकार। अगर आपकी रिसर्च थोड़ी सी लंबी है, जितना आपने डाटा डाल रखा है, तो टोटल डाटा जो है वो पॉपुलेशन का आकार जो है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है नमूनाकरण त्रुटि। देखिए त्रुटि, एरर, हर एक चीज़ में फ्रेंड्स देखिए कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। आप कुछ भी कर लो उसके हमेशा नेगेटिव पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे। आप दुनिया के लिए अच्छा काम करोगे फिर भी आपको एरर वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपके अच्छे काम से भी कोई संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, जो भी करो, गलतियाँ हमेशा हो ही जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो नमूनाकरण त्रुटि क्या है? कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं, जब सैंपल लेते हैं उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। पैरामीटर क्या देखिए? जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन से गणना किए गए सांख्यिकी माप सभी इकाइयों के आधार पर जनसंख्या की या पॉपुलेशन की विशेषता है। पैरामीटर क्या है? कि जो पॉपुलेशन, जो आपकी जो डाटा है वो किस पर निर्भर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, पैरामीटर यानी कि देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उससे क्या निकलेगा? पैरामीटर। यानी कि पैरामीटर के ये डिसाइड करता है कि जो आपका जो पॉपुलेशन है, जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका जो डाटा है वो कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए विधि नमूनाकरण, आप देखेंगे कि जो सैम्पलिंग है वो किस प्रकार से लिया जाएगा। पहला है यादृच्छिक नमूनाकरण या संभाव्यता नमूनाकरण, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरा पॉइंट है गैर यादृच्छिक नमूनाकरण या गैर संभावना नमूनाकरण। हिंदी में वर्ड थोड़े से अजीब है तो इसलिए मैंने इंग्लिश में साथ में दे रखा है। नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्या होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब आप कई वीडियो देखोगे आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रखा आएगा। तो अगर आपको रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम आ जाए तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। तो ये जानते इसको अच्छे से। पहला है यादृच्छिक नमूनाकरण या संभाव्यता नमूनाकरण यानी कि रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए इकाइयों को यादृच्छिक रूप से और एक दूसरे से स्वतंत्र से चुना जाता है, यानी जब पॉपुलेशन के प्रत्येक इकाई में चयन की समान संभावना होती है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? कि जो आपने जो चीज़ को टेस्ट करना है, ठीक है, या देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपका जो पॉपुलेशन, जो आपका टोटल जो रिसर्च का जो वर्क है, जो कार्य है रिसर्च का, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है? वो मतलब कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना है। यानी कि अगर आपका जो डाटा है वहाँ से कहीं से भी उसको टेस्ट करना हो कि ये सही है गलत है। ठीक है, यानी कि जो आपका रिसर्च का जो काम है, अगर किसी को टेस्ट करना है या आपको टेस्ट करना है कि ये सही है गलत है क्या है, तो आप उसमें
कोई मर्जी इकाई लेके उसको, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो। तो हर एक के चुनने की संभावना सेम ही है। यानी कि ये ना हो कि आपने जो रिसर्च कर दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कहोगे कि ये सिलेक्ट करो तो उसी को सिलेक्ट करके आपको जो है वो रिसर्च को टेस्ट करना है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो आपका रिसर्च वर्क है पूरा, उसमें आप कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा लो तो उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम ही होना चाहिए। तो वो होता है प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता नमूनाकरण। देखिए, सामान्य उद्देश्य रहित नमूना क्या है? पहले है रैंडम सैम्पलिंग के साथ, ठीक है, यानी कि इसके कॉमन फीचर क्या देखिए। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? यदि इकाइयों को एक एक करके और प्रत्येक इकाई के चयन के बाद प्रत्येक यूनिट के ड्रॉ होने से पहले जनसंख्या में वापस कर दिया जाए। रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि यदि हम इकाइयों को एक एक करके, ठीक है, रैंडम का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई बैग है, उसमें आपने अलग अलग रंग की बॉल डाल दी हैं, ठीक है, बॉल का साइज़ और वेट सेम ही है पर उसका रंग अलग है। अब उसमें से अपने तरीके से कोई भी बॉल को उठाओगे, ठीक है, तो उसका जो आपको नहीं पता कि कोई कलर आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है, तो कोई भी कलर उसमें आ सकता है। तो बस इसमें भी यही है कि जब आप जो आपकी इकाइयाँ हैं, आपके जो यूनिट बने हुए हैं रिसर्च में, अगर आपको वो टेस्ट करना है तो आप उसको हर एक यूनिट या किसी भी यूनिट से तो आप उसको एक एक करके निकाल सकते हो। जब आप वो चयन पूरा कर लो तो आपको फिर उसको पॉपुलेशन में यानी कि आपके डाटा में वापस डालना होता है। रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब होता है कि आप का जो डाटा है आप उसमें से कहीं से भी कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हो, ठीक है, जो टेस्ट होने के लायक हो। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जब आप क्वेश्चनों के आंसर देते हो घर बैठे बैठे वहाँ पे जाने के लिए, तो कंप्यूटर भी आपका नाम जो है रैंडमली सिलेक्ट करता है, ठीक है, वो चीज़। जैसे लॉटरी सिस्टम है, वो भी रैंडमली है। आप लॉटरी डालने जाते हो, आप रैंडमली कोई भी लॉटरी खींच लेते हो, बस, तो वो क्या रैंडम ही है। नेक्स्ट है स्तरीकरण नमूनाकरण, ठीक है, स्तरीकृत नमूनाकरण जिसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए, जब नमूना तैयार होने से पहले आबादी या पॉपुलेशन को विभिन्न स्तरों या उपआबादी में या विभाजित किया जाता है, या इतना डिज़ाइन किया गया है कि वे ओवरलैप नहीं करते हैं। देखिए, इसमें क्या है स्तरीकरण, आपको मैं बताता हूँ स्ट्रैटिफाइड क्या है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो सैंपल टेस्ट करना है होता है, आपको वो जो है उसको ग्रुप में बांटना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रुप में बांटना होता है। तो उसमें क्या है कि आपको जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है उसको आपको ग्रुप में बांटना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप में बांटने के बाद क्या होता है कि आपको हर एक ग्रुप में से, जैसे मान के चलिए कि आपको ये जांचना है कि हमारे देश में कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्त्रियाँ, कितने पुरुष हैं, ठीक है, तो आपको उनके यूनिट बनाने पड़ेंगे। जैसे भारत की आबादी इस टाइम 121 करोड़ की है, तो आपको उनमें से जानना है कि 121 करोड़ में से कितने आदमी हैं और कितनी महिलाएं हैं, है ना, पुरुष महिलाएं कितने हैं। तो आपको उनके ग्रुप बांटने पड़ेंगे। अब आपको हर एक ग्रुप में से आपको जो है एक एक सैंपल लेना है। यानी कि स्तरीकरण नमूनाकरण क्या है कि इसमें आपको जो सैम्पलिंग है उसको करने के लिए आपको सैंपल को उसके यूनिट बनाने पड़ेंगे और हर एक यूनिट में से आपको जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यानी कि हर एक यूनिट में से, हर एक ग्रुप में से जब आप ग्रुप को बनाओगे आपको ग्रुप में से टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसमें से ग्रुप में से सिर्फ एक एक चीज़ उठानी है टेस्ट करने के लिए, तो होता है स्ट्रैटिफाइड या स्तरीकृत नमूनाकरण। यानी कि जब हम ग्रुप में से हर एक में से कोई चीज़ उठा के उसको सिलेक्ट करके उसको टेस्ट करते हैं तो होता है स्तरीकरण नमूनाकरण। अब नेक्स्ट है क्लस्टर या ब्लॉक सैम्पलिंग। कुल जनसंख्या के नमूने वाले समूह में अपेक्षाकृत छोटे उपखंडों की संख्या में विभाजित किया जाता है, जो क्लस्टर अभी छोटी इकाई है। अब देखिए, क्लस्टर या ब्लॉक सैम्पलिंग क्या है। तो पहले जैसे हमने स्तरीकरण में अपने सैंपल को, ठीक है, अपने वर्क को, सैंपल को ग्रुप में बांटा था, क्लस्टर में भी ऐसे ग्रुप में ही बांटते हैं। पर फ़र्क ये था दोनों में कि स्ट्रैटिफाइड या स्तरीकृत में हम हर एक यूनिट में से एक ही इकाई लेते थे, ठीक है, यानी कि जब हम ग्रुप में बांटते थे वहाँ से एक ही इकाई ले लेते थे। तो क्लस्टर में ऐसा नहीं है। क्लस्टर में आपको जब आप ग्रुप में बांटोगे चीज़ को टेस्ट करने के लिए सैंपल को, तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप ही टेस्ट करना पड़ेगा। स्तरीकृत में आपको ग्रुप में से एक ही चीज़ लेनी पड़ती थी, पर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्रुप ही लेना पड़ता है। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है।
तो जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए जब हम सैंपल को अलग अलग खंडों में बांटते हैं तब हम उसमें से हर एक खंड में से एक चीज़ को टेस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्तरीकृत नमूनाकरण। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जब हम अपने सैंपल को अलग अलग खंडों में बांटते हैं तो हम पूरे के पूरे खंडों का टेस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लस्टर ब्लॉक सैम्पलिंग। बस ईजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इस प्रकार के सैम्पलिंग को चरणों के माध्यम से किया जाता है। हर चरण को दोहराया इकाई हम अंतिम नमूना इकाइयों तक पहुंचते हैं। देखिए इसमें क्या है कि देखिए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि इसमें जो सैम्पलिंग के जो चरण है, ठीक है, इस प्रकार के जो सैम्पलिंग को चरणों के माध्यम से किया जाता है। जैसे होता है ना हर एक में ईजी लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। तो इसमें क्या है कि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है आपको यहाँ पे हर एक स्तर पर हर एक स्टेज में क्या है आपको जो टेस्ट करना पड़ेगा सैंपल को। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है गैर संभावना नमूनाकरण यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखिए पहली बात इसमें आएगी जजमेंट सैम्पलिंग की। जजमेंट सैम्पलिंग क्या है? देखिए इस प्रकार के सैम्पलिंग आइटम्स में नमूनों का चयन जानबूझकर या व्यक्तिगत निर्णयकर्ता द्वारा किया जाता है। और जजमेंट सैम्पलिंग क्या है कि जो इसमें जो आइटम्स हैं, ठीक है, जो सैम्पलिंग के लिए जो आइटम है, जो सैम्पलिंग के लिए जो नमूने दे रखे हैं, जो सैंपल हमने लेने हैं, वो क्या करते हैं कि व्यक्तिगत यानी कि जो रिसर्चर है उसमें वो अपने हिसाब से सैंपल को टेस्ट करेगा। यानी कि आपके पास जो आपका रिसर्च का जो काम है, जो अनुसंधान का जो आपके पास कार्य है, जो टोटल पूरा डाटा है, उसमें क्या करोगे? जजमेंट सैम्पलिंग में आप व्यक्तिगत तौर पर एक सैंपल को चूज़ करोगे, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, आपको रैंडमली सेलेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको इसमें अपनी मर्ज़ी से किसी सैंपल को वो टेस्ट करना है। देखिए कोटा सैम्पलिंग में क्या है, कोटा नमूनाकरण में इस पद्धति के तहत जांचकर्ताओं को कुछ मानदंडों के अनुसार निश्चित कोटा सौंपा जाता है। उन्हें प्रत्येक कोटे में भरने के लिए आवश्यकता संख्या प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। अब इसमें क्या है, देखिए कोटा नमूनाकरण में क्या है कि जो जांचकर्ताओं हैं, जो जांच करता है, उसको कुछ मानदंड के अनुसार जो है कोटा सौंपा जाता है कि आप इसको ऐसे करिए, है ना। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक कोटे को भरने के लिए आवश्यकता संख्या प्राप्त करने का निर्देश। देखिए इसमें क्या है कि कोटा नमूनाकरण में अगर आपको इसमें आपको 2 ग्रुप में चीज़ों को बांटना होता है कि जैसे आप चीज़ों को इसमें जैसे आप किसी चीज़ को कोटे में बांट दो तो आपको सिर्फ उसी कोटे के बारे में पता लगाना होता है। यानी कि ये नहीं है कि आपने जैसे आपने किसी एक चीज़ का पता, जैसे आप मान के चलते हैं कि हमारे देश में औरतों और महिलाओं की, ठीक है, कि गिनती क्या है, शिक्षा स्तर क्या है, तो हमें वो जानने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें सिर्फ एक कोटे का ही पता चलेगा। या तो हम औरतों का पता लगा सकते हैं या महिलाओं या पुरुषों का। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या है कि हमें जैसे हम एक कोटे को पकड़ेंगे दूसरा अपने आप ही वो निकल जाएगा। यानी कि कोटा नमूनाकरण में क्या है कि उसमें आपको सिर्फ एक ही कोटे के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में आप विशेष रूप से जानना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल नमूनाकरण या स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? स्नोबॉल नमूनाकरण का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब वांछित आबादी की पहचान करना मुश्किल होता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो स्नोबॉल नमूनाकरण है ना, उसमें क्या है कि जब आपका जो डाटा है उसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पे क्या काम आएगा? वहाँ पे काम आएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपको लगता है ये काम मुश्किल है, पर आप क्या करते हो कि आप एक चीज़ के ज़रिए उसकी चेन बनाते बनाते तो आप कहाँ तक पहुँच जाते हो? उस चीज़ के एंड तक। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पहले आप एक व्यक्ति से मिले, फिर उसके ज़रिए आप दूसरे व्यक्ति से मिले, फिर तीसरे व्यक्ति से मिले। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे आपको जैसे आपको जानना है कि हमारे जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में जानना है, तो आप कैसे जान पाओगे? अगर आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना है तो पहले आप एक व्यक्ति से मिलोगे जिसको इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज्ञान है, फिर उसके बाद आप उसके ज़रिए वो आपको सजेस्ट करेंगे, आप उनसे मिलिए, है ना। फिर जब आप उनके द्वारा सजेस्ट किए गए आदमी से मिलोगे, फिर आप आगे और कहीं से मिलेंगे। तो ऐसे करते करते आपका जो वर्क है जो पूरा हो जाएगा। यानी कि आपका जो लगता था मुश्किल है, ठीक है, पर आपने एक व्यक्ति से मिला, उसके ज़रिए आप वाकई व्यक्ति से मिले जिससे आपका जो रिसर्च है वो पूरा हो रहा है, तो तब का उसे कहते हैं स्नोबॉल नमूनाकरण या स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स। व्यवस्थित नमूनाकरण क्या है? देखिए पूरी आबादी को या पूरे पॉपुलेशन को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह मिश्रित नमूना है क्योंकि
आंशिक संभावना और पार्टी गैर संभावना प्रकृति। यहाँ पे पार्टी पता नहीं कहाँ से आ गई, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि आंशिक संभावना और गैर संभावना प्रकृति। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्टी काट देना, पता नहीं कहाँ से यहाँ पे लिख हो गया है मिस्टेक से। तो यहाँ पे दो ही यही चीज़ आएंगी, क्योंकि आंशिक संभावना और गैर संभावना प्रकृति। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए व्यवस्थित नमूनाकरण में क्या है कि जब आप जो पॉपुलेशन है उसको क्या है विशेष क्रम में व्यवस्थित करोगे, तो व्यवस्थित करने से ही होता है ना फ्रेंड्स। देखिए सिस्टमेटिक वे से आप चलते हो, यानी कि जब आप चीज़ को सिस्टमेटिक वे से चलाते हो, सिस्टमेटिक वे से आप उसका जो है वो टेस्टिंग करते हो। जैसे अभी आपका जो पेपर 1 में 10 के 10 यूनिट है, हम उसका व्यवस्थित तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, पहले यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर 3, 4 करते करते यूनिट 10, है ना फ्रेंड्स। तो वो हो गया व्यवस्थित नमूनाकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है त्रुटि यानी कि एरर। देखिए नमूना से पॉपुलेशन मापदंडों का अनुमान लगाने पर 2 त्रुटि होती हैं। तो पहला है नमूना त्रुटि, दूसरा है नॉन सैम्पलिंग त्रुटि। तो फ्रेंड्स देखिए कि जो त्रुटि है, त्रुटि क्या होता है कि हर एक चीज़ में फ्रेंड्स देखिए कि चाहे कुछ भी चीज़ हो जाए, आपका रिसर्च वर्क हो, उसमें कोई ना कोई त्रुटि या एरर आ ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ना कुछ गलती है। अब पहली बात है कि 2 तरह का है, देखिए नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैम्पलिंग त्रुटि या एरर। देखिए नमूनाकरण त्रुटि क्या है, यह नमूना माध्य और जनसंख्या माध्य के बीच का अंतर है। नमूना के आकार में वृद्धि के साथ नमूने की त्रुटि कम हो जाती है। देखिए इसमें क्या है कि जो नमूनाकरण त्रुटि क्या है, जब आप सैम्पलिंग, ठीक है फ्रेंड्स, जब आप अपने जो डाटा वर्क है, जो आपका पॉपुलेशन है या यूनिवर्स से जब आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है, सैंपल ले रहे हो, तो सैंपल लेने के दौरान या सैम्पलिंग के दौरान वहाँ पे कुछ एरर आ जाए या कुछ गलती वहाँ पे हो जाए, तो वो होता है नमूनाकरण त्रुटि। ठीक है, तो जैसे हम इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम नमूने के आकार को वृद्धि करेंगे, जैसे नमूने के आकार को, जो सैंपल के आकार को हम वृद्धि बढ़ा देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो एरर है उसकी संभावना सबसे कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है कि जब हम मूल्यांकन पे पहुंच जाते हैं। नमूनाकरण त्रुटि में हमने जब सैम्पलिंग किया था तब हमें क्या हो गया था, तब हमें वहाँ पे हमें त्रुटि मिल गई थी। तो इसमें क्या होगा नॉन सैम्पलिंग एरर में कि जब हम चीज़ में मूल्यांकन पे पहुँच रहे हैं, किसी चीज़ के मूल्यांकन में पहुँच रहे हैं, तो तब हमें वहाँ पे एरर मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसे बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर या रिकॉर्डिंग। देखिए रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन डाटा की गलत और गलत व्याख्या आदि के कारण त्रुटि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नमूनाकरण त्रुटि वो त्रुटि है पहली वाली, जब हम पहली बार सैंपल लेते हैं उसमें गलती है। तो नॉन सैम्पलिंग त्रुटि वो क्या मतलब होता है कि देखिए कि आपके मन की सोच या आपके दिमाग की सोच। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। परिकल्पना को उदाहरण की वैधता तकनीकी रूप से नल हाइपोथेसिस के रूप में वर्णित है या निर्धारित किया जाता है। नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि जहाँ पे ज़ीरो, नल का होता है मतलब ज़ीरो हाइपोथेसिस, यानी कि जब आप कहीं पे भी कुछ भी सोच नहीं रहे, ठीक है, या सोच तो लिया है पर उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है। एक नमूने से प्राप्त जानकारी के आधार पर परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना परीक्षण एक नमूना डाटा पर निर्णय लेने में मदद करता है कि क्या पॉपुलेशन के बारे में एक परिकल्पना सही या गलत होने की संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस डेफिनेशन का मैं एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पर समझा दूंगा, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे आप ये सोचिए एक बात, परिकल्पना होती क्या है। देखिए आपने अगर इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है ना, तो आपने ये सोचा कि मैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम देके, तो अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो मैं किसी अच्छे से कॉलेज में पीएचडी कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें होता क्या है कि आपने एग्ज़ाम डालने से पहले ही सोच लिया कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाऊँगा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका एग्ज़ाम वाकई क्लियर हो जाता है, तो यानी कि जो आपने परिकल्पना बनाई थी, है जो आपने सोचा था, वो हो गया सही। अब ये देखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं पास हुआ तो यानी कि जो आपने सोचा था वो हो गया गलत, यानी कि जो आपका सोचना था वो था आपकी परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। यानी कि आपने सोचा था पास हो सकते हो, तो अगर आप पास हो गए तो आपकी परिकल्पना क्या हो जाएगी, आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, सही। अगर आप फेल हो गए, है ना, अगर आप फेल हो गए तो आपका जो आपका हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी परिकल्पना है वो कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बात रिसर्च के ऊपर भी है कि मान लीजिए दूसरी धारणा है, मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर किसी चीज़ के बारे में अगर कोई उसको चीज़ को शोधना है ना, यानी कि कोई साइंटिस्ट है, अगर वो चाहता है कि वो ऐसी दवाई तैयार करे या ऐसा कुछ तैयार करे जिससे आने वाले समय में लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो सके, पर जो उसने सोचा था उसको रिज़ल्ट जो निकला वो उसके उलट निकला, है ना, तो वो क्या होगा, वो गलत हो गया। ठीक है, यानी कि आपका एग्जांपल देखिए, एक रोबोट पिक्चर आई थी 2010 में, और रोबोट पिक्चर में क्या था कि जो रजनीकांत है वो रोबोट बनाते हैं कि ताकि जो हमारी इंडियन आर्मी है उनको रोबोट दे, रोबोट अगर वो सफल होगा तो इंडियन आर्मी में रोबोट जो है वो भर्ती किए जाएंगे, जिससे जो हमारे जवान हैं वो शहीद नहीं होंगे, तो सारा काम मशीन से या रोबोट से होगा। अब उनकी परिकल्पना थी कि मैं इस रोबोट को अपनी इंडियन आर्मी में दे दूँ। अब होता क्या है, जब उसमें रेड चिप लग जाती है रोबोट में, तो वो इंसान का दुश्मन बन जाता है। तो यानी कि जब उन्होंने सोचा था कि मैं ये रोबोट बना रहा हूँ कि ताकि हमारे देश का भला हो सके, पर होता उससे उलट है, यानी कि जो उनकी साइंटिस्ट की जो परिकल्पना थी वो उसके उलट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी एग्जांपल थी। तो यानी कि परिकल्पना क्या होती है कि जो अपने मन से हम सोचते हैं, जो अपने दिमाग से सोच के हम एक धारणा बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो अगर वो वैसी हो जाए तो हमारी परिकल्पना सही हो जाएगी, वैसे ना हो तो परिकल्पना गलत हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे मन में जो हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो होती है परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए ये दो प्रकार का है, एक है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है, देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट सिंपल सा एग्जांपल आपको दोनों में डिफरेंस बता दूं क्या है। पैरामेट्रिक जो टेस्ट है वो सिस्टमेटिक वे से चलता है, और नॉन पैरामेट्रिक जो है वो सिस्टमेटिक वे से नहीं चलता। ठीक है, यानी कि जब हम सैंपल का टेस्ट करते हैं वहाँ पे स्टैटिक्स निकलते हैं, तो जब हम पॉपुलेशन को, यानी कि जो हमारा रिसर्च वर्क है, जैसे जो रिसर्च वर्क है हमारा जैसे पॉपुलेशन कहा जाता है, उसमें से पैरामीटर निकलता है। इनकी पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि किस आधार पर जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको, पैरामीट्रिक टेस्ट को। एक सांख्यिकी जिसमें जनसंख्या पैरामीटर के बारे में विशिष्ट धारणा बनाई जाती है, पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक सांख्यिकी क्या है, एक स्टैटिक, जिसमें क्या है जनसंख्या पैरामीटर, जनसंख्या वही पॉपुलेशन जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके पैरामीटर के बारे में विशिष्ट धारणा बनाई जाती है। यानी कि जो पैरामीटर है वो क्या तय करता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है या जो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो कितना सही है कितना गलत है ना। अब हम कहें कि ये चीज़ सही है, उसका पैरामीटर तो होना चाहिए ना कि बाकी ये चीज़ सही है, हम किस आधार पर कह रहे हैं वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यह सांख्यिकी आधार वितरण जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट इकाइयों को यादृच्छिक रूप से और स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का चयन किया जाता है। यानी जब आबादी यानी कि जो पॉपुलेशन है कि प्रत्येक इकाई में चयन की समान संभावना होती है, जनसंख्या हमारी पूरी जानकारी होती है। देखिए फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन जो डाटा है, जो हमारा जो रिसर्च वर्क है, जो हमारा पॉपुलेशन जो डाटा है वो कितना सही है, कितना नहीं सही या कितना गलत है, इसमें वो देखा जाता है। तो उसको देखने का जो टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें करते हैं कि हम अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट करना है किसी चीज़ के बारे में, तो पहले हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, तो अगर हमें जानना है कि जो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो हमारा जो पॉपुलेशन है टोटल डाटा वो सही है कि नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसका सैंपल लेंगे, सैंपल लेके उसको टेस्ट करेंगे। अब पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि हमें अपना जो पॉपुलेशन है उसमें एक सैंपल निकालना होता है, सैंपल निकाल के उसको टेस्ट करना होता है। इसमें सैंपल निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी देखनी पड़ती है, ऊपर से ये भी देखना होता है कि जो सैंपल है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या है, हम सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। अगर हमें अपना जो पॉपुलेशन है, जो रिसर्च डाटा है, उसको टेस्ट करना है तो हमें वो सिस्टमेटिक वे से चलना होगा। पहले हम उसका सैंपल निकालेंगे, सैंपल का साइज़ देखेंगे क्या है, जितना बड़ा साइज़ होगा
तो उसमें उतना ही एरर कम होगा। जितना छोटा होगा साइज़ सैंपल का, उतना जो है वो एरर उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें है सिंपल, कुछ नहीं है। पैरामीट्रिक टेस्ट में कुछ नहीं है। जब हम इसमें टी टेस्ट जेड टेस्ट देखते हैं तो इसमें क्या है कि हम इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सिस्टमेटिक वे से हमें चलना पड़ता है पैरामीट्रिक टेस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखिए इसमें ये बात होती है कि अगर आपको आपकी जो पॉपुलेशन है, जो रिसर्च वर्क है, उसको टेस्ट करना है तो आप सैंपल वो कहीं से भी उठा सकते हो। इसमें ये नहीं होता कि आपको सैंपल किसी जगह से लेना है। अगर आपका रिसर्च वर्क है, आपको टेस्ट करना है, जैसे हम यूजीसी नेट 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, है ना, तो इसमें आपको क्वालिटी चेक करनी है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कि कोई बंदा कैसा पढ़ा रहा है। तो आप ये नहीं देखोगे कि ये बंदा टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़िया पढ़ा रहा है या रिसर्च बढ़िया पढ़ा रहा है ना। आपको ये नहीं चेक करना होगा कि आपको अगर पेपर 1 को टेस्ट करना है कि कैसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आपको सिर्फ टीचिंग को ही देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। आप कहीं से भी कोई भी लेक्चर उठा के उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। तो इसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट में है, अगर आपको कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आपको ये नहीं होगा कि कोई खास सैंपल टेस्ट करना होगा, आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, पैरामीट्रिक टेस्ट में ये देखा जाता है। आपको ये चेक करना है बस, जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे टी टेस्ट या जेड टेस्ट, आपको ये आएगा कि ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट काम में आते हैं। तो यहाँ पे टी और जेड टेस्ट काम में आता है। तो नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मामले में एक स्टैटिकली टेस्ट किया जाता है जिसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। इस तरह के परीक्षण किसी भी धारणा पर निर्भर नहीं करते, जनसंख्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि ये इसे नाम से पता चलता है कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि ये सिस्टमेटिक वे से नहीं होता। ना ही इसमें हम देखते हैं कि सैंपल का साइज़ कितना होता है, जैसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट में देखते हैं ना कि सैंपल का साइज़ ये होना चाहिए, तो कहीं से भी हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये बातें लागू नहीं है। इसमें क्या है कि जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। आपको अगर कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आप उसको टेस्ट करो, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस में फॉलो होते हैं, वो होते हैं पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक में नहीं होते। ठीक है फ्रेंड, जैसे मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देने चले गए, आप एग्ज़ाम देने चले गए बिना पढ़े, तो अब आपने घर पे आके देखो, आपने बिना सोचे समझे एग्ज़ाम तो दे दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम सही है कि नहीं, है ना, आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप इस बार फेल हो रहे हो या नहीं। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है आपके उसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, वो आएगा नॉन पैरामीट्रिक में। तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट की और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की आपको मैं सिंपल सा एक अंतर देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। जैसे आप जैसे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने गए, आप बिल्कुल पढ़ के गए, तो आपको ये पता था कि आपने इतने क्वेश्चन पेपर 1 में किए, इतने पेपर 2 में किए, आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। तो आप आके आइडिया लगा लो घर पे कि आपके इतने नंबर बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप मन में एक परिकल्पना कर सकते हो कि आप पास होगे कि नहीं। वो होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको वाकई पता है। नॉन पैरामीट्रिक में आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही कुछ नहीं था, आपको पता नहीं है ना। तो ये बातें दोनों में। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि एक कार्य परिकल्पना है, ये जून 2013 में क्वेश्चन आया था। तो इसका ऑप्शन है तर्क और तर्क के लिए एक सिद्ध परिकल्पना, परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना, या ऑप्शन नंबर डी एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो आपको ये बताना है कि एक कार्य परिकल्पना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें 4 में से ऑप्शन देखिए कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना। वर्ग हाइपोथेसिस या कार्य परिकल्पना क्या है, जैसे हम आगे के शोध के लिए या आगे की रिसर्च के लिए अंतिम रूप से स्वीकार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है, यानी कि जो नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण इसमें से क्या नहीं है। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है ये उनका जवाब दे पाएंगे। ये सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है टी टेस्ट, बी साइन टेस्ट, सी ची वर्क टेस्ट जिसे काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी रन टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है टी टेस्ट। टी टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है, ना कि गैर पैरामीट्रिक में। ठीक है, तो ये गैर पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है टी टेस्ट। अगला है अनुसंधान डेटा की आवृत्ति
वितरण जो एक सामान्य वितरण के समान आकार में सम्मिलित है, लेकिन केंद्र शिखर बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2014 में क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तिरछी को फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश में स्क्वीड कहते हैं, SKEWED, तो इसे हिंदी में कहते हैं तिरछा या तिरछी। बी है मेसोक्रेटिक, लेप्टोक्रेटिक या प्लेटोक्रेटिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेप्टोक्रेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अनुसंधान जो डाटा है, जो रिसर्च डाटा है, जो उसका जो आवृत्ति वितरण है, ठीक है, उसमें क्या है कि समान वितरण के समान आकार में सम्मिलित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष और महिला छात्र संख्यात्मक परीक्षण में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये कथन एक संकेत देता है, यानी कि जब पुरुष और महिला जो छात्र हैं वो संख्यात्मक यानी कि स्टैटिक तौर पर जो वो समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि पुरुषों ने भी और महिला ने भी एक समान जो है वो परीक्षा में एक समान जो है प्रदर्शन किया है, तो किसी ने कम ज़्यादा नहीं किया। तो इसमें क्या संकेत है? शोध परिकल्पना, अशक्त परिकल्पना, दिशात्मक परिकल्पना या ऑप्शन नंबर 4 सांख्यिकी रूप से परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अशक्त परिकल्पना, यानी कि नल हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स, नल हाइपोथेसिस या अशक्त परिकल्पना का मतलब होता है ज़ीरो, यानी कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिकल्पना ना लगाया जा सके। जैसे पुरुष और महिला दोनों ने एक समान परीक्षा में प्रदर्शन किया, तो हम उसमें कोई परिकल्पना नहीं लगा सकते। हम ये लगा सकते हैं ना, अगर दोनों में से किसी एक ने ज़्यादा नंबर ले लेते, हमें कहते हैं हाँ लड़कियां टॉप करती हैं, लड़के टॉप करते हैं, तो ये परिकल्पना हो जाती है। अब दोनों ने समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया तो यहाँ पे कोई परिकल्पना नहीं बनती, तो ये आएगी नल हाइपोथेसिस यानी कि अशक्त परिकल्पना। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जैसे कि ची स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे ची नहीं, यहाँ पे हिंदी में जैसे काई स्क्वायर कैसे ना, CHI काई स्क्वायर टेस्ट, कोल मोग्रोव सिमरनोव मेनोमियल मेडियन मैनन वाइटनी रैंकसम टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये सारे टेस्ट करेंगे परिकल्पना के परीक्षण की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखेंगे जो परिकल्पना है उसका जो परीक्षण है, जो उसका टेस्ट किया जाना है कि वो सही है गलत है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, प्रोसेस क्या है उसका, तो जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट है उपयुक्त स्तर के महत्व का निरूपण। तो अगर आपको परिकल्पना का परीक्षण करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको उपयुक्त स्तर के महत्व का निरूपण करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कौन सा उपयुक्त स्तर है, उसका क्या महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप जब परिकल्पना कर रहे हो तो उसका स्तर क्या है। जैसे आप बाहर ही देख रहे हो, मौसम ख़राब है वहाँ पे, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बारिश होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उपयुक्त स्तर हो गया ना। अब कोई बिना पढ़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे दे तो आपको ये होगा ना, आप पहले परिकल्पना कर लोगे कि इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपने परिकल्पना की क्योंकि उसने बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है, तो उसका क्या होगा, उपयुक्त स्तर, यानी कि उपयुक्त स्तर होना चाहिए। पहली बात तो अगर आप कोई परिकल्पना कर रहे हो तो। नेक्स्ट है उपयुक्त परीक्षण महत्व का निर्धारण। अब देखिए जो उपयुक्त परीक्षण है उसका जो महत्व क्या है उसका निर्धारण करना। ठीक है, यानी कि अब जो आपने परिकल्पना की थी तो उसको टेस्ट करना है, वो क्यों करना है, किस हिसाब से करना है, इसमें ये देखा जाता है। तो फिर नीचे थर्ड पॉइंट भी सेम ही लिखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण डिज़ाइन का निर्धारण। अब देखिए जो महत्वपूर्ण रूपरेखा है, जो डिज़ाइन है, उसका निर्धारण करना कि यानी कि जो आपकी परिकल्पना थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे डिज़ाइन की जाए, यानी कि जो आपकी परिकल्पना थी उसको किस हिसाब से रखा जाए। आवश्यक संगणना करना, यानी कि कंपटीशन या कैलकुलेशन करना आवश्यक। देखिए ज़रूरी होता है कि जब आप जो कोई भी कल्पना कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो पहली बात आप किस हिसाब से कर रहे हो, किस वैलिड इन्फॉर्मेशन पे कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, तो आपको ये दिखना होगा। इसमें आवश्यक संगणना करना इसमें आपको आना चाहिए, यानी कि जो आप परिकल्पना कर रहे हो वो किस हिसाब से ज़रूरी है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि 2 गुना 2 होता है 4, तो हमने देखा ना बीच में, देखो साइड एक तरफ हम 2 लिख दें, उसके बगल में फिर 2 लिख दें, तो बीच में कोई निशान ना हो, तो उससे हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगे। अब उसमें हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, तो वो हो जाएंगे 4। अब गुणा करेंगे तो फिर भी हो जाएंगे 4। अगर उसमें माइनस का निशान डाल दें तो वो हो जाएंगे 0।
तो ये हो गया ना कि हम ये, अगर वहाँ पे कोई निशान नहीं है तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि इसको करना क्या है। तो इसलिए आवश्यक संगणना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको अगर हाइपोथेसिस या आपको कोई परिकल्पना लगानी है तो आपको इसके लिए पहले संगणना करना होगा। फिर उसके बाद आता है निष्कर्ष निकालना और निर्णय लेना। देखिए फ्रेंड्स, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना सबसे ज़रूरी बात है। आपने एग्ज़ाम की तैयारी की तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कि मेरा इस बार का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, तो आपने अब निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब होता क्या है कि कई शौकिया तौर पर एग्ज़ाम भर लेते हैं, पर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उनका एग्ज़ाम देना इस बार बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन्होंने तैयारी की नहीं है, पैसे भी खराब जाएंगे आने जाने में, तो इसलिए एग्ज़ाम इस बार नहीं दिया जा सकता। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और फैसला क्या लिया कि इस बार एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सी बात है कि आपने पहले हाइपोथेसिस, पहले ही परिकल्पना कर ली कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई, मैं फेल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं देने जा रही। तो बस वो निष्कर्ष निकल गया और आपने निर्णय ले लिया। किसके हिसाब से लिया? आपने परिकल्पना के हिसाब से या हाइपोथेसिस के हिसाब से लिया। नेक्स्ट है परिकल्पना के परीक्षण के लिए मूल अवधारणा। अब देखिए, जो परिकल्पना का जो परीक्षण है उसकी मूल अवधारणा क्या होनी चाहिए, यानी कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस हिसाब से कह रहे हो कि ये चीज़ सही है गलत है। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो चुकी है तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपकी मूल अवधारणा होगी ना अशक्त परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अशक्त परिकल्पना क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ऐसे देखिए, जानते हैं अशक्त परिकल्पना क्या है कि जब हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते तो जहाँ पे हमारी जो परिकल्पना है वो हो जाती है ज़ीरो। जैसे कि हम ये मान के चले कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी खेल खेला, कुछ भी किया, तो उसमें दोनों ने बराबर के जो है अंक प्राप्त किए, ना किसी ने ज़्यादा ना किसी ने कम। तो पहले हम ये सोच रहे थे कि बॉयज़ जीतेंगे या गर्ल्स जीतेंगे, लड़के जीतेंगे, कौन जीतेगा। पर यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं जीता, दोनों में टाई हो गया। तो ये कौन सा हाइपोथेसिस निकला, ये कौन सी परिकल्पना निकली, ये अशक्त या ज़ीरो परिकल्पना निकली। ठीक है, सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। यानी कि जब हम किसी नतीजे पे या परिणाम पे पहुंच नहीं पाते तो वो होती है अशक्त परिकल्पना। तो वैकल्पिक परिकल्पना है कि जब हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है या हमें किसी चीज़ को बेहतर देखना होता है, यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना ये होती है कि दो चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, हमें ये सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट है परिकल्पना जो एक अस्वीकृति प्राप्त करने के इरादे से प्रस्तावित की जाती है, जिसे अशक्त परिकल्पना कहा जाता है, इसे एच द्वारा दर्शाया गया है। मैंने आपको ये बताया कि अशक्त परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस क्या है कि जब हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते तो होती है अशक्त परिकल्पना, तो इसे H0 द्वारा दर्शाया जाता है। अशक्त परिकल्पना की अस्वीकृति वैकल्पिक परिकल्पना की स्वीकृति की ओर ले जाती है, इसे H1 द्वारा निरूपित होता है। अब देखिए, जब आपके पास नल हाइपोथेसिस हो, यानी कि जब आपके पास कोई डिसीजन ना हो पर फिर भी आपको किसी नतीजे पे पहुंचना है, फिर भी आपको परिणाम पे पहुंचना है, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस यानी कि जो आपकी अशक्त परिकल्पना है आपको किसकी ओर ले जाएंगी, वैकल्पिक परिकल्पना की ओर ले जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फिर भी आपको देखना होगा कि हाँ इसमें से कौन है फर्स्ट आया, कौन सेकंड। नल हाइपोथेसिस में हमने देखा कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया या कुछ भी किया, खेल खेला, उसमें अंक दोनों को समान प्राप्त हो गए, वो आपका अशक्त परिकल्पना हो गया। पर फिर भी आप किसी परिणाम पे पहुंचना चाहते हो तो आप फिर से उनका खेल करवाओगे, फिर से उनका मैच करवाओगे, कि ताकि आप दोनों से बेहतर ढूंढ सको कि दोनों में बेहतर कौन है। तो किस में आएगा वो, वैकल्पिक परिकल्पना में, यानी कि हमें किसी चीज़ को प्रूव करना ही होता है, सिद्ध करना ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस यानी कि जो अशक्त परिकल्पना है वो होती है H0 द्वारा दर्शाई जाती है। जो वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो होती है प्रस्तावित या निरूपित H1 द्वारा। तो ये आपको एग्ज़ाम में 100% 100% ये क्वेश्चन आएगा कि H1 द्वारा किसे डिनोट किया जाता है और H0 द्वारा किसे। तो हम देखिए कि परिकल्पना परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक पक्ष परीक्षण, दूसरा है दो पक्ष परीक्षण। देखिए, एक पक्ष परीक्षण क्या है,
एक तरफा परीक्षण एक परिकल्पना का परीक्षण है जिसके लिए परीक्षण के वितरण के एक छोर पर स्थित अस्वीकृति पूर्ण क्षेत्र है। लेकिन फ्रेंड्स, एक पक्ष परीक्षण क्या है कि जब हम एक तरफा परीक्षण करते हैं, यानी कि जब हम अपनी हाइपोथेसिस या अपनी जो परिकल्पना का परीक्षण करता है जब हम करते हैं वो एक तरफा होती है। तो इसके लिए जो हम टेस्टिंग करती हैं वो एक ही स्थिति में या एक ही तरफा होती है। यानी कि जब हमें अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, जब हम उसकी परीक्षण करना होता है, तब हम उसको एक तरफा करते हैं। दो पक्ष परीक्षण क्या है कि एक परीक्षण जिसके लिए अस्वीकृति के क्षेत्र में नमूना वितरण के दोनों चरम सीमा पर क्षेत्र शामिल है को दो पूंछ परीक्षण या दो तरफा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि पहले हमने देखा एक पक्ष परीक्षण में जो हम एक ही पक्ष को ध्यान में रख के किसी नतीजे को देख रहे हैं। दो परीक्षण में क्या है कि जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उस चीज़ का जो सैंपल निकाल रहे हैं उसको दोनों पक्षों में, यानी कि क्या उसमें पॉजिटिव है क्या उसमें नेगेटिव है, दोनों पक्षों को शामिल करेंगे। वो होता है दो पक्ष परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात लिखी नहीं गई, आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें दो प्रकार के गलतियाँ भी होती हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2। देखिए मैंने इंग्लिश की वीडियो में वहाँ पे करवाया है, यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा। तो अगर आपको ज़्यादा समय है तो आप मेरी इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने नीचे उसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे लिखा हुआ है। पर फिर भी आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा बिना लिखे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसमें क्या है कि टाइप 1 और टाइप 2 यानी कि प्रकार 1 और प्रकार 2 तरह के उसमें गलतियाँ या एरर होते हैं। टाइप 1 एरर क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के एरर है। टाइप 1 एरर क्या है, जिसमें हमारा आता है नल हाइपोथेसिस या कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 1 एरर क्या है कि जिसमें हम जो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही होता है पर फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो होता है टाइप 1 एरर। फिर से एक बार सुनिए कि टाइप 1 एरर क्या है, जिसमें हम जो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही होता है पर फिर भी वो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, वो होता है टाइप 1 एरर। तो टाइप 2 एरर क्या है कि जिसमें हमारी परिकल्पना गलत होती है पर फिर भी हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत है, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सही है, फिर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। टाइप 2 एरर में हमारी परिकल्पना जो है वो गलत है, फिर भी उसको सिलेक्ट करते हैं, वो होता है टाइप 2 एरर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। पहला कदम है शोध यात्रा। देखिए सबसे पहले बात क्या आती है कि हम शोध विषय जो है उसकी जो शोध समस्या है पहले वो चुनें। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं या अनुसंधान या शोध करने जा रहे हैं तो पहले हमें एक ऐसा विषय चुनना होगा, एक किसी विषय का एक समस्या चुनना होगा। यानी कि हमारा पहला कदम क्या होगा कि हम कोई विषय चुनें, उसकी समस्या को चुनें, फिर हम रिसर्च को कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही आती है कि अगर हम शोध करना चाहते हैं तो हमें पहले कोई समस्या लेनी पड़ेगी किसी विषय की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए पहला कदम ये हो गया, वरिष्ठ या अध्ययन या पिछले शोध कार्य के साथ चर्चा करने के बाद ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। विषय के उचित चयन और समझ से कार्य आसान और सुगम हो जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, जो अध्ययन या जो देखिए अगर किसी चीज़ के ऊपर अनुसंधान या शोध करने के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले चर्चा करनी ज़रूरी है क्योंकि ताकि जो अस्पष्टता है, यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई अनुसंधान या शोध करने जा रहे हैं, उसमें कोई अस्पष्टता ना रह जाए, इसलिए क्या होता है कि उसका पहले डिस्कस किया जाता है किससे, जो वरिष्ठ हो। ठीक है फ्रेंड्स, या जो पिछले शोध कार्य जो हो चुके हैं उसको ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि ताकि जो शोध है वो आसानी से हो जाए। तो ये हो गया निरूपण। तो नेक्स्ट स्टेप है विकासशील अनुसंधान प्रस्ताव। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है, चयन, निर्माण और अनुसंधान समस्या को समझने के बाद अगला कदम जांच की एक योजना विकसित करना है जिसे अनुसंधान प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि जब हमने कोई टॉपिक ले लिया, कोई विषय चुन लिया, उसकी समस्या को देख लिया कि हमें इसके ऊपर अब शोध करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है चयन करने का, निर्माण करने का, कि उसको चीज़ को हम क्रमबद्ध तरीके से कैसे कर सकें।
ठीक है फ्रेंड्स, एक योजना विकसित की जाती है जिसमें शोध की समस्या को देखा जाता है। तो तीसरा स्टेप है कार्य का विकास। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्य का विकास क्या है? परिकल्पना शोध विषय की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक धारणा है। यह विशिष्ट और सीमित क्षेत्र को कवर करता है, जिसे नमूनाकरण कहा जाता है। देखिए, परिकल्पना शोध विषय की समस्या के विभिन्न पहलू हैं। इसमें क्या होगा कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, जो हमारी परिकल्पना है, अब हमें हमने कोई शोध का विषय चुन लिया है, अब उसमें समस्या है, उसको हम अपने हाइपोथेसिस से, अपनी परिकल्पना से विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमें सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में नमूनाकरण कहा जाता है, वो भी इसमें आता है। नमूनाकरण को जनसंख्या के छोटे और उप समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे जनसंख्या का क्या मतलब है? इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपके पास टोटल डाटा कितना है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, परिकल्पना विद्वानों का मार्गदर्शन करती है और अध्ययन के पैरामीटर को प्रभाषित करती है। देखिए, जो हम हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना होती है, वो विद्वानों का मार्गदर्शन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी शोध करना हो, कोई विषय से संबंधित कोई समस्या हो, कुछ भी करना हो, अगर शोध करने जा रहे हैं तो परिकल्पना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्गदर्शक करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना। देखिए, अब बारी आती है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करने की, कि जो हम शोध करने जा रहे हैं उसको कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि उसका डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे यही है कि जो अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है, जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो शोध करने जा रहे हैं, उसका डिज़ाइन तैयार करना है। देखिए, इसमें क्या होगा, सही और उचित जानकारी, यानी कि ऐसे रिसर्च तैयार करना है जिसमें सही और उचित जानकारी दी गई हो। विद्वान की उपलब्धता और कौशल, इसमें जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, उसका जो कौशल है, वो अपने कौशल के, अपने स्किल के हिसाब से कैसे उस चीज़ को आसानी से करवा पाता है या ढूंढ पाता है, उसका ये भी इसमें होना चाहिए। शोध विषय की व्याख्या और निष्कर्ष। देखिए, शोध विषय की पूरी व्याख्या होनी चाहिए कि कैसे कैसे किस हिसाब से ये चीज़ तैयार की गई है और किस नतीजे पे, निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, ये उसमें स्पष्ट रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है लागत कारक, कि क्या क्या कॉस्ट फैक्टर रहा, क्या क्या खर्चा आया, समय का कारक, कितना समय लगा किसी रिसर्च को करने में, ये किस में आता है? ये आता है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करने में। नेक्स्ट है डाटा का संग्रह। देखिए फ्रेंड्स, जो डाटा है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक डाटा, एक होता है द्वितीयक डाटा। प्राथमिक डाटा क्या है? इसे नए प्रयोग, सर्वेक्षण, समूह चर्चा, प्रश्नावली आदि के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। प्राथमिक डाटा कौन सा डाटा है फ्रेंड्स? जिसमें सामूहिक चर्चा होती है, जिसमें प्रश्नावली होती है, जैसे सर्वेक्षण होता है, सर्वे वगैरह, ये होता है प्राथमिक डाटा। ठीक है, तो द्वितीयक डाटा क्या है? जो पहले से ही किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए हों और जो पहले से ही सांख्यिकी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। यानी कि प्राथमिक डाटा कौन सा है? जो आपका अपना डाटा है। द्वितीयक डाटा कौन सा है? जो किसी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आप जैसे बुक्स वगैरह होगी, अखबार वगैरह होगी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया द्वितीयक डाटा। तो निष्पादन अनुसंधान परियोजना। देखिए, परियोजना का कार्यान्वयन या निष्पादन अनुसंधान प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। विद्वान का मानना है कि अनुसंधान परियोजना को एक व्यवस्थित तरीके से निष्पादित किया जाता है ताकि परियोजना आगे से पीड़ित ना हो। देखिए फ्रेंड्स, निष्पादन अनुसंधान परियोजना क्या है कि एक ऐसी परियोजना तैयार करना कि जिसमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखिए कि कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो परियोजना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए कि वो आसानी से चल पाए, एक व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज होनी चाहिए कि उसमें, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिस विषय के ऊपर शोध किया जा रहा है उसको व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट है डेटा का विश्लेषण। देखिए, आंकड़ों के संग्रह के बाद इसे ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। देखिए, जब आपके पास आंकड़े आ चुके हैं, जब आपने कोई टॉपिक चुन लिया है, अगर आपको उसके ऊपर अब डाटा के ऊपर आपको रखना है, तो आपको उसको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ेगा। आपको उसको विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। देखिए, जो जनगणना होती है, जनगणना में क्या होता है कि जैसे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, जवान, है ना, ये सारे क्या है, इनको अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अप्रासंगिक डाटा को अलग किया जाना चाहिए, प्रासंगिक डाटा को प्रतीकों में कोडित किया जाता है ताकि इसे सारणीबद्ध किया जा सके। तो फ्रेंड देखिए, जो अप्रासंगिक डाटा है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, उसको अलग कर दो। जो प्रासंगिक डाटा है, जो काम का है, उसको कोडित किया जाता है, कोड दिया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 ABCD, ऐसे उसे सारणीबद्ध किया जाता है। सारणीकरण तकनीकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहां तालिका के रूप में वर्गीकृत डाटा में यस विभिन्न सांख्यिकी विधियों को लागू करके विश्लेषण के लिए मदद करता है। अब देखिए, सारणीकरण जो तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है, सारणीकरण में क्या होता है, एक सारणी बनाई जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि जो डाटा आ चुका है वो कैसे वर्गीकृत हुआ है। नेक्स्ट है परिकल्पना। देखिए, डाटा विद्वान के विश्लेषण के बाद, विद्वान यहाँ पे रिसर्चर है या स्कॉलर है, उसे विद्वान लिखा हुआ है यहाँ पे। डाटा विद्वान के विश्लेषण के बाद उसकी परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं जो पहले से तैयार की गई थी। विभिन्न प्रकार के परीक्षण विकसित किए जाते हैं जैसे ची स्क्वायर, F टेस्ट, T टेस्ट आदि। परीक्षा परिणाम ने तय किया है कि परिकल्पना को स्वीकार या स्वीकार किया कर दिया जाना चाहिए। देखिए, परिकल्पना क्या है, अब देखिए कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, किस आधार पर स्टार्ट हुई थी, वो देखा जाता है कि जो सोच सामने रख के जो एक शोध किया जा रहा था, क्या वाकई ही उसी सोच के तहत, क्या एक परिकल्पना के तहत क्या शोध किया गया है, उसको जांचा जाता है। जांचने का तरीका क्या है, ची स्क्वायर, F टेस्ट या T टेस्ट, इसके द्वारा ये किया जाता है। तो इस नतीजे पे पहुंचा जाता है कि क्या परिणाम इसका सही रहा कि नहीं। तो नेक्स्ट है व्याख्या और अनुशंसा। देखिए, एकत्रित किए गए डाटा का विश्लेषण, सारांश, अनुसंधान उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है और नए सिद्धांत खोजने की व्याख्या की जाती है, नई अवधारणा सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है। देखिए, नेक्स्ट आ गया है व्याख्या और अनुशंसा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो डाटा एकत्रित किया जाता है उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो रिसर्च की जाती है जिस टॉपिक के ऊपर, अब उसको ब्रीफली उसका विश्लेषण होता है, उसका सारांश दिखाया जाता है, उसका उद्देश्य जोड़ा जाता है कि क्या ये वाकई ही उस हिसाब से कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है रिपोर्ट लेखन और रिपोर्ट लेखन और प्रस्तुति। देखिए, इसमें क्या है, अंतिम विद्वान को, या इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो शोध के बारे में पूरी जानकारी देती है। इसे सरल भाषा और आकर्षक शैली में चार्ट, ग्राफ, चित्र के उपयोग से प्रस्तुत किया जाता है जहाँ भी आवश्यक और प्रासंगिक हो। इसमें क्या है कि फ्रेंड्स देखिए कि जो रिपोर्ट लेखक ने एंड में वो पेश की जाती है। अब जो रिसर्च की जा चुकी है उसकी रिपोर्ट लेखन बिल्कुल सरल और आसान भाषा में होनी चाहिए। उसकी जो प्रस्तुति है वो काफ़ी आकर्षक होनी चाहिए, जैसे चार्ट, ग्राफ, चित्र का उपयोग किया जाना चाहिए कि ताकि जो रिसर्च की गई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाए। देखिए, इतनी मेहनत लगती है, उसको अच्छे से पेश ना किया जाए तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए रिपोर्ट लेखन और प्रस्तुति इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। तो फ्रेंड देखिए, अब हम पिछले वर्षों के प्रश्न करेंगे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में से कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुक्रमिक संचालन है, ये दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था। प्रश्न था कि वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुक्रमिक संचालन है, इसमें से क्या अनुक्रमिक संचालन है। देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए आंसर, सह भिन्नता, सह संबंधों का उन्मूलन, सामान्यीकरण सिद्धांत। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सामाजिक अनुसंधान के रूप में कुछ करने की योजना है तो बेहतर है। ठीक है, जब हम सामाजिक अनुसंधान के रूप में कुछ करने की योजना बनाते हैं तो क्या बेहतर होना चाहिए। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए ABCD, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, विषय पर साहित्य से परिचित हो, यानी कि जो विषय बना रहे हैं उसके ऊपर भली भांति से परिचित होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अनुसंधान पद्धति का अर्थ है अनुसंधान तकनीक के चयन और निर्माण में उपयोग किए जाने वाले व्यवहार और उपकरणों को संदर्भित करना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अनुसंधान पद्धति है उसका क्या अर्थ है कि जो अनुसंधान का जो तकनीक का जो चयन है और जो उसका निर्माण है, तो जो उसके उपयोग में किए जाने व्यवहार उपकरण कैसे हैं, यानी कि जब हम अनुसंधान करने जा रहे हैं तो हमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन कौन से उपकरण जो है रखने चाहिए, तो वो आता है अनुसंधान की विधियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ए पॉइंट में है, पहले समूह में हम उन सभी तकनीकों को शामिल करते हैं जो डाटा संग्रह के लिए संबंधित हैं, यानी कि जब हमें अनुसंधान करना है तो
अनुसंधान करने में जो हमें तकनीक का कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करता है, हमें उसे शामिल करना है। यानी कि पहले समूह में क्या है कि हमें जो अनुसंधान करने के लिए उस तकनीकों को शामिल करना है जिससे हम डाटा को इकट्ठा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहली तकनीक में हमें डाटा को इकट्ठा करना है, वो किस तकनीक से करना है वो हमें देखना पड़ेगा पहले में। तो दूसरे समूह में डाटा और अज्ञात चर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करें। यानी कि जो दूसरे समूह क्या है, जो डाटा है और अज्ञात चर माने अननोन जो वेरिएबल है, जो अज्ञात चर है उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए। यानी कि जो हमारा डाटा है तो जो अज्ञात चर है जो हमने ढूंढना ही नहीं है, उसके बीच में जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए अब कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो नेक्स्ट है, तीसरे समूह में हम उस तकनीक के होते हैं जिनका प्रयोग प्राप्त परिणाम की सटीकता का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं। देखिए, तीसरे में हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने अनुसंधान किया है कि वह सही है कि नहीं। पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, ठीक है, तो पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, दूसरे में हमने डाटा का और जो अज्ञात चर है उसका आपस में संबंध देखा, तीसरे में हमने ये देखा कि अब जो हमने रिसर्च की है कि उसका परिणाम क्या निकला, मूल्यांकन करके देखा कि क्या जो हमने रिसर्च या अनुसंधान किया था क्या वो सही निकला या गलत निकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात उसमें हो गई। मान लीजिए आप अच्छी तैयारी करके गए यूजीसी नेट के लिए, तो आपके सामने आपने जो पेपर किया तो आपको जितनी भी आपने अच्छी तैयारी की थी पर आपके सामने आपने उतना अच्छा पेपर किया नहीं, तो मूल्यांकन क्या निकला कि आपका इतना आसान पेपर आपसे इतना अच्छा हो नहीं पाया। ठीक है फ्रेंड्स, या सबसे बढ़िया हो पाया, तो वो मूल्यांकन हो गया कि कितना सटीक था कितना नहीं। देखिए, अनुसंधान विधि को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो अनुसंधान विधि है, हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं अनुसंधान के लिए। देखिए, पहली है ऐतिहासिक विधि, जिसे पुस्तकालय अनुसंधान भी कहा जा सकता है। दूसरा है सर्वेक्षण विधि, जिसे दायर अनुसंधान। तीसरा है प्रायोगिक विधि, यानी कि प्रयोगशाला अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। ऐतिहासिक विधि, देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक विधि या पुस्तकालय अनुसंधान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई अनुसंधान या कोई रिसर्च करते हैं तो हम ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम क्यों करते हैं, देखिए कि जो इतिहास में बीत चुका है, मान के चलिए कि आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो या आपने कोई रिसर्च आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है। अब वैसा ही रिसर्च अगर किसी ने इतिहास में किया हो तो उसके सामने अगर वैसी ही सेम प्रॉब्लम आई हो तो उसने उस प्रॉब्लम का सलूशन या प्रॉब्लम की समस्या का हल कैसे निकाला था। तो आपको उसके लिए ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका मतलब कि कैसे समस्या का समाधान ढूंढूं, तो आपको ऐतिहासिक विधि को अपनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इतिहास में हुई गलतियों को ना दोहराया जाए और आपकी अनुसंधान जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए आपको ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, इस पद्धति में शोधकर्ता विश्लेषण, रिकॉर्ड और दस्तावेजों के लिए तकनीकों का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के स्रोत इस प्रकार है, यानी कि इस पद्धति में क्या है, जो शोध करता है वो जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है, उसकी तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी जो शोध करता है वो क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड है इतिहास के, जो दस्तावेज है उसकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन से हैं। देखिए, पहले है पुस्तकें। देखिए, ऐतिहासिक विधि में पुस्तकें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी की मतलब कि लाइफ के बारे में लिखना है तो आप पुस्तकों से देख सकते हो। मान लीजिए आपको गांधी जी के बारे में जानना है तो आप गांधी जी के बारे में जो बुक्स हैं वो पढ़ोगे, है ना। तो आपको कोई क्रांतिकारियों को पढ़ना है, आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, तो आप पुस्तकों से पढ़ सकोगे, आपको पुस्तकों के बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको कोई थीसिस लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप पुस्तकों को पुस्तकें पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में विभिन्न विचारकों के विचार तथा सिद्धांत प्रदान करती है। इन किताबों का शोध, अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करें जो इस विषय पर उन लोगों द्वारा कहा गया है जिन्होंने पहले इसी तरह के शोध का अध्ययन किया था। देखिए, पुस्तकें क्या होता है, पुस्तकों में जो विचारक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के विचारक हैं। उन्होंने हर एक विचारक ने अपने अपने सिद्धांत जो है प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, पुस्तकों में क्या होता है, जो विचारक अपने अपने विचार रखते हैं, तो आपको उनके विचारों को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ है क्या। तो इन किताबों का अगर आप शोध अध्ययन करोगे, आप अगर ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आपको इस विषय के बारे में
काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। यानी कि जिस विषय के आप बारे में जानना चाहते हो तो आपको उस विषय के बारे में पुस्तकों से पता चल सकता है। जैसे यूजीसी नेट के लिए आपको कुछ समझना है, अगर आपके सामने, अगर आप कोई, देखिए जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास यूजीसी नेट की बुक्स हों, पुस्तकें हों, तभी तो आप उसके बारे में जान पाओगे ना वो चीज़ है क्या। सर्वेक्षण की रिपोर्ट, देखिए सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने सामाजिक समस्या से संबंधित कई रिपोर्ट सर्वेक्षण प्रकाशित किए। ये रिपोर्ट सर्वेक्षण सामाजिक शोधकर्ता को विषय या विषय के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। अब सर्वेक्षण की रिपोर्ट यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी या गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो जो रिपोर्टों को, सामाजिक समस्या को वो प्रकाशित करते हैं। इनकी जो समाज में समस्याएं चल रही हैं, अब वो सर्वे मेथड जो होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, वहाँ पे जो सामाजिक समस्याएं बताई जाती हैं कि समाज में है क्या, जैसे एजुकेशन सिस्टम से संबंधित हो या समाज में अन्य कोई कुरीतियाँ फैली हो, तो आपको वो रिपोर्ट जब प्रकाशित हो जाती है तो आपको वो पता चलता है। तो ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है आपके लिए। जैसे न्यूज़पेपर में जो संपादकीय का पेज होता है, आप देखिए कि वहाँ पे कितना अच्छा अच्छा लिखा होता है। तो अगर आप उसको पढ़ते हो, जिसे इंग्लिश में एडिटोरियल, हिंदी में संपादकीय कहते हैं, तो संपादकीय पेज को आप जब पढ़ते हो तो आपको खबर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। वहाँ पे सर्वेक्षण भी बताया जाता है एक तरह से। नेक्स्ट है यादें। यादें में क्या है, देखिए आत्मकथा, जीवन इतिहास और पत्र उपयोगी जानकारी या डाटा प्रदान करते हैं। यादें क्या है, देखिए जो यादें हैं इसमें क्या है, आत्मकथा यानी कि किसी ने अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, किसी का जीवन इतिहास हो, है ना, तो कुछ पत्र हो, तो जैसे इंपॉर्टेंट पत्र थे अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ से लिखे गए, गांधी जी ने काफ़ी पत्र लिखे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप म्यूज़ियम में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आत्मकथा, जीवन इतिहास, पत्र, ये आपकी जो रिसर्च है, अनुसंधान, उसमें काफ़ी काम आते हैं। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको जो इनकी जो रिसर्च है वो उसको करने के लिए आपको कई जगह से डाटा इकट्ठा करना होता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विभिन्न प्रकार के ज्ञान और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड या उपलब्ध हो सकते हैं और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है वह विभिन्न प्रकार के, उससे क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकते हैं। यानी कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान है, काफ़ी डाटा है जो आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अब इतिहास में काफ़ी कुछ बीत चुका है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको प्राथमिक स्रोत और माध्यमिक स्रोत, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या है, जो आप खुद इकट्ठा कर रहे हो। माध्यमिक स्रोत या सेकेंडरी स्रोत क्या है, जो आप किसी और के द्वारा चीज़ों को पढ़ रहे हो। प्रकाशित रिकॉर्ड, देखिए सरकार, विभिन्न समाचार एजेंसियां, संस्थाओं को प्रकाशित लेख, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे आदि के बारे में समाचार शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। देखिए प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़, ठीक है, प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़ देखिए होती है जिसमें देखिए समाचार एजेंसियां जो है या संस्थाएं जब प्रकाशित लेख हैं या सामाजिक, आर्थिक या शिक्षा कुछ भी है, अगर ये किसी मुद्दे के बारे में आपको बताती हैं, ठीक है, तो ये आपको किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक में आपको ये प्रकाशित किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से करके अपनी अनुसंधान में इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि या फील्ड रिसर्च। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि क्या है, देखिए डिस्क्रिप्टिव, देखिए सर्वेक्षण विधि वही डिस्क्रिप्टिव जो सर्वेक्षण विधि, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जिसे कहते हैं, इसे फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की जांचों को खोजने वाले सर्वेक्षण और तथ्य शामिल होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य मामलों की स्थिति का वर्णन है, क्योंकि यह वर्तमान में मौजूद है। उपयोग की विधि सर्वेक्षण, तुलनात्मक और सहसंबंध के तरीके हैं। देखिए अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव सर्वेक्षण विधि की। यानी कि सर्वेक्षण विधि क्या है, इसमें क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार की जो जांचें हैं, देखिए सर्वेक्षण विधि क्या है कि जैसे कोई सर्वेक्षण कर रहा है, कोई सर्वे कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको पहले उसके बारे में सर्वेक्षण करना होगा कि क्या जो आप चीज़ कर रहे हो लोगों की उसके बारे में राय क्या है। जैसे कि आप ये देखिए कि यूजीसी नेट पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, तो आप ये जानना चाहते हो कि ऑफलाइन बढ़िया था, ऑनलाइन अच्छा, ऑफलाइन बढ़िया था या ऑनलाइन बढ़िया है, तो आपको उसके लिए सर्वेक्षण करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको इसके लिए जो मुख्य उद्देश्य जो आपके हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आपको उस स्थिति का पता चल सकेगा। ठीक है, यानी कि जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको उसका जो मुख्य उद्देश्य है
आपको उसकी स्थिति का पता चलेगा, क्योंकि यह स्थितियाँ वर्तमान में मौजूद हैं, क्योंकि वर्तमान में जो लोग हैं उनकी क्या सोच है तो आपको वो पता चल जाएगी, जिसके हिसाब से आप वो है एक रिपोर्ट को तैयार कर पाओगे। अब इसके देखिए जो विवरण अनुसंधान के प्रकार या वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि के प्रकार क्या देखिए। पहला है सर्वेक्षण परीक्षण। कुछ समय के लिए विशेषज्ञ साक्षात्कार, माध्यमिक डाटा और संगठनात्मक जानकारी समस्या या निष्कर्ष को प्रभावित करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए सर्वेक्षण परीक्षण क्या है, यानी कि अगर थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर आप किसी विशेषज्ञ का कोई इंटरव्यू लेते हो, माध्यमिक डाटा है या संगठनात्मक जानकारी समस्या कुछ भी है, या आप किसी निष्कर्ष को परिभाषित करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सर्वेक्षण परीक्षण है वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, पर ये पर्याप्त नहीं है। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेके कोई आप सोच लो कि मेरी रिसर्च पूरी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अन्य स्रोत है उसकी भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, यानी कि आपकी हेल्प तो करेंगे पर आपके लिए पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली एक उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची को उत्तरदाताओं के रूप में पूछा जाना है। इस विधि का लाभ कम लागत तब भी जब ब्रह्मांड बड़ा और भौगोलिक रूप से व्यापक हो। ब्रह्मांड का मतलब फ्रेंड यहाँ पे यूनिवर्स मैंने पॉपुलेशन जो आपका डाटा होता है उसको कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा शुद्ध हिंदी में इसका कन्वर्जन ऐसा है। देखें प्रश्नावली क्या है कि ऐसा उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची, यानी कि जब आप देखिए प्रश्नावली में क्या है कि जब आपने कोई रिसर्च करनी है तो आप उससे संबंधित जो आपको चाहिए जो डाटा, उससे संबंधित जब आप कोई प्रश्न उत्तर करते हो, तो इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से वो सारे प्रश्न पूछ लोगे जो आपकी रिसर्च में काम आने वाले हैं या आपके जो अनुसंधान में काम आने वाले हैं। जब आप वो प्रश्न पूछोगे तो ये विधि पहली बात तो है कि आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो आपका यूनिवर्स है यानी कि जो आपका जो डाटा है इसमें तो काम आएगा ही, तो साथ में ये कम लागत का भी है। यानी कि अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको अगर उसके लिए डाटा इकट्ठा करें तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जिससे आपको अपने डाटा को इकट्ठा करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये बढ़िया तरीका है एक तरह से। नेक्स्ट है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। मौखिक बातचीत के माध्यम से नियंत्रित जानकारी के साक्षात्कार विधि में प्रत्यक्ष साक्षात्कार या तो कथा के रूप में हो सकता है या मुखबिर को लगाए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर के रूप में हो सकता है। देखिए साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू। अब आप देखिए कि इंटरव्यू में क्या होता है कि एक इंटरव्यू होता है लेने वाला, एक होता है इंटरव्यू देने वाला। दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्ति क्या करते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले से सवाल जवाब करता है, क्वेश्चन आंसर करता है। तो उससे इंटरव्यू क्यों किया जाता है कि ताकि ये पता चल सके कि जो व्यक्ति है उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचता है, ठीक है। तो यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें, साक्षात्कार में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या है कि मौखिक बातचीत है इसमें जो है, तो इसमें जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी कि जो आमने सामने बैठ के जो साक्षात्कार लिया जाता है, तो उसमें क्या है कि या तो कथा के रूप में यानी कि पूरा का पूरा डाटा उससे लिया जा सकता है, या तो सिर्फ विशिष्ट प्रश्न के रूप में हो सकता है। जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जाओ, जैसे यूपीएससी की आईएएस की इंटरव्यू कितनी टफ मानी जाती है, तो वहाँ पे विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के प्रश्न में यही होता है कि आपका वो ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि आप अगर उसका उत्तर दे पाओ तो ये समझा जाता है कि हाँ आप इस चीज़ के काबिल हो, ठीक है फ्रेंड। साक्षात्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अवलोकन में क्या है, अवलोकन व्यवहार विज्ञान से संबंधित है। शोधकर्ता इस पद्धति के तहत अवलोकन द्वारा जानकारी एकत्रित करता है। यदि शोधकर्ता से पूछताछ छोटी है तो स्कोप स्व अवलोकन करेगा तो इसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाएगा। लेकिन यदि स्कोप विस्तृत क्षेत्र में है यानी कि जो महत्व है वो विस्तृत क्षेत्र में है, तो दायर कर्मी अवलोकन कार्य करता है। इसे गैर प्रतिभागी प्रत्यक्ष अवलोकन कहा जाता है। देखिए अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे, तो पहली बात तो ये किससे, विज्ञान से संबंधित है। यानी कि आप किस चीज़ का आप अवलोकन कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आप ये देखो कि आपको जानना है कि हमारे समाज में शिक्षित लोग कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। तो आप जब समाज में घूमोगे, किस जगह पे घूमोगे, तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जर्व करके देखोगे कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। या आपको किसी के रीति रिवाजों के बारे में जानना है तो आप अवलोकन करोगे। जगह जगह हर स्टेट में जाओगे तो आप अवलोकन कर पाओगे कि यहाँ पे ये रिवाज है, वहाँ पे वो रिवाज है। तो अवलोकन विधि यहाँ पे काम में आती है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, देखिए केस स्टडी विधि ऐतिहासिक घटना के गहन अध्ययन में है। देखिए जो केस स्टडी क्या है, इसमें आपको एक केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक समस्या दी जाती है जिसके बारे में आपको जानना होता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो एक
डाटा दिया जाता है, ठीक है। आपको उस समस्या का समाधान ढूंढना होता है, वो होता है केस स्टडी। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रायोगिक विधि, इनकी प्रयोगशाला विधि, इनकी एक्सपेरिमेंटल सर्वे, ठीक है। यह अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि है और विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यह भविष्य की प्रकृति और नए नवाचार की प्रक्रिया है। प्रयोगशाला अनुसंधान में सक्रिय रूप से या एक से अधिक आकस्मिक परिवर्तन या और परिणाम आकर्षित करते हैं। देखिए प्रायोगिक विधि क्या है, यानी कि पहली बात तो है कि जो हम प्रयोगशाला में करते हैं ना, जो लेबोरेटरी में, ये वैसा अनुसंधान माना जा सकता है। देखिए प्रायोगिक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखिए कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में रख लो एक बात को, कि इस विधि के तहत हम जो अपनी रिसर्च है, ठीक है, इस विधि के तहत जो हम अपनी रिसर्च को करते हैं, जो अनुसंधान को करते हैं, उसमें जो चर है यानी कि जो वेरिएबल है, क्या फ्रेंड्स, तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि प्रायोगिक विधि के तहत क्या है, इस विधि के तहत हम अपने रिसर्च के अंदर कुछ अगर बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी विधि है, अगर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए तो हम उसको वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है। तो ये विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिक तरीके आपको मिलेंगे। एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि आप किसी चीज़ का बदलाव कर सकते हैं, अपनी अनुसंधान में इसका, अपनी शोध में इसका बदलाव थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके जो परिणाम होते हैं वो आपको, जो परिणाम है, जो आपको जो परिवर्तन है वो आपको आकर्षित भी करते हैं। आपको लगता है कि आपने जो रिसर्च की है वो सही इतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा आप उसको डाटा को चेंज या परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो सकते हैं। वो किस में संभव है, वो प्रायोगिक विधि में संभव है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर हमें अपने रिसर्च में थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो हम किस विधि के द्वारा करेंगे, वो है प्रायोगिक विधि। देखिए ये अलग अलग तरह, तो अब बारी आती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की। देखिए इस फ्रेंड्स क्या है कि देखिए रैंडमली ग्रुप में किसी रिसर्च या कंट्रोल से वेरिएबल असाइन करें, ये समस्या यांत्रिक यादृच्छिक नियंत्रण समूह पर प्रभाव डाल सकती है। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको ये रिसर्च आपने की है तो आपको जो आपका जो वेरिएबल है वो रैंडम तरीके से आप लगा भी दें, तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो वैसा का वैसा आना चाहिए। यानी कि आपने कोई रिसर्च की है, अगर आपके जो रिसर्च करने के बाद अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो आप उसको रैंडम तरीके से भी रख दो, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा, जैसे आपने चाहा था। इनकी ये नहीं कि आपको वो तरकीब वाइज लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप उसको रैंडम तरीके से भी अपनी रिसर्च को रखोगे तभी उसके वेरिएबल जो है आपको रिज़ल्ट जो है जो आपके अनुसार ही दे सकते हैं। नेक्स्ट आंतरिक वैधता। देखिए आंतरिक वैधता ये जानने की कोशिश करती है कि एक आश्रित चर पर मनाया प्रभाव वास्तव में स्वतंत्र चर के कारण होता है। यानी कि जो आंतरिक वैधता है, जो आंतरिक शुद्धता है चीज़ की, जो रिसर्च की, वही जांचने की कोशिश करते हैं कि जो आश्रित चर यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि स्वतंत्र चर है, क्या उसका प्रभाव होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसके ऊपर प्रभाव किसका होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण वो क्या है, कई बार वो चेंज हो सकते हैं। तो आखिर में बारी आती है बाहरी वैधता की। देखिए बाहरी वैधता चिंता का विषय है कि क्या प्रयोग के परिणाम को प्रयोगात्मक स्थिति से परे सामान्यकृत पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा, क्या सब कुछ सामान्य है, तो ये सब कुछ इसमें जांचा जाता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।